नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आज हम समझेंगे कि धर्म की राजनीति ने तुर्की को किस तरह परेशानी में डाल रखा है और उसके कारण पूरे आसपास के लोग परेशान हैं और किस तरह से वहां पर सप्रेशन हो रहा है। और कल जो तुर्की पर आतंकवादी हमला हुआ है, उनकी जो हथियार फैक्ट्री मान लें कि उनका जो डिफेंस का एक फैक्ट्री थी जहां पर उन्होंने अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाया था, उस पर जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, ठीक वैसे ही था जैसे यहाँ पे 26/11 में हुआ था। अचानक कार में बैठ के आए लोग और गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये क्यों हुआ और इसके बाद झटपट कैसे तुर्की की सरकार को पता चल गया कि किसने किया है और कैसे अचानक जाके वो बम गिरा है, इन बहुत सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे और कई जगहों पर आप इसको शायद भारत के साथ भी रिलेट करें। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आप अगर राजनीति की दिशा गलत हो तो क्या होता है ये समझेंगे। मैं अभी आया। तुर्की की राजधानी अंकारा के बाहरी इलाके में ये वो एरोस्पेस कुछ कंपनी है, उसका नाम है टूसास। उसका स्टेशन सेंटर था जहाँ पर वो अपना हवाई जहाज बनाते हैं और वो उन्होंने अपने एक स्वदेशी विमान विकसित किया। ये उसका महत्व है। 5 आदमी आते हैं और अचानक अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। ये तो पक्का है कि उन 5 आदमियों के गोली बरसाने से वो इतना बड़ा जो प्लांट किलोमीटरों में फैला हुआ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वो किस लिए आ रहे हैं? वो आके तुर्की में हस्ताक्षर कर रहे हैं कि हम इस सरकार के खिलाफ हैं और हम इस सरकार को चुनौती देना चाहते हैं। तरीका आतंक का है क्योंकि उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, आम लोगों को निशाना बनाया। आतंकवाद की परिभाषा को लेकर कई चीज़ें हैं। कई लोग मानते हैं कि सरकार जो करती है वो भी आतंकवाद होता है, यानी स्टेट एक्टर जो करें। कुछ लोग कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर करें, स्टेट एक्टर के खिलाफ तो आतंकवाद है। और मेरा मानना यह है कि आम लोगों के खिलाफ, चाहे वो स्टेट एक्टर हो या नॉन स्टेट एक्टर हो, अगर कोई हमला करता है तो आतंकवाद है। जैसे कश्मीर में हमने लंबे समय तक देखा कि वहाँ कश्मीर के जो उग्रवादी, आतंकवादी, जो भी आप कहें, पृथकतावादी, वो सुरक्षा बलों पे हमले किया करते थे, आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते थे। पिछले कुछ समय से हमने देखा कोई गोलगप्पे वाले को मार रहा है, किसी मजदूर को मार रहा है, जो शेष भारत से आए हुए लोग हैं उन सबको निशाना बनाया जा रहा है। ये आतंकवाद है। तो ये जो हमला हुआ ये किसने किया, इसको लेकर बड़ा सवाल है। हालांकि सबसे ज़्यादा अंतर्यामी तो अपना जो है वो तुर्की है। तुर्की ने झटपट 2 घंटे के अंदर बम गिरा के हिसाब किताब बराबर कर दिया। कुछ ही देर में उसने कुछ जगह पे सीरिया में, कुछ जगह पे इराक में बम गिरा दिए, कई लोग मारे गए। बस इसके साथ ही तुर्की ने अपना पूरा का पूरा हिसाब किताब साफ कर लिया। भाई, अगर मुंबई पे हमला हुआ था तो हमारे यहाँ पे जो लोग आए थे पाकिस्तान से, उन लोगों को पहचाना गया, पूछताछ की गई, फिर पता लगा कि वो पाकिस्तानी आदमी था, ऐसे ऐसे आया था और उसने हमला किया। उसमें वो बिरयानी वाली उज्जवल निगम ने बहुत सारी अफवाहें फैला दी। खैर, जो भी है, तो इन्होंने बगैर जांच पड़ताल के कैसे पता कर लिया, इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा तुर्की की राजनीति। तुर्की, जो आज का तुर्की है, ये शुरू होता है कमल अतातुर्क से, और वो एक बेहद सेकुलर मिजाज के व्यक्ति थे। उन्होंने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक देश तुर्की बनाया। तुर्की के झंडे में लाल रंग उनके उस रुझान को दिखाता है। उन्होंने जितनी भी धार्मिक संस्थाएं थी उनको स्टेट से अलग किया। जो भी है, अगर आपका चाहे वो मस्जिदें हैं या मदरसे हैं, जो भी चीज़ें, उन्होंने कहा ये सरकार से अलग करो, धर्म अलग, सरकार अलग। बहुत सारी मस्जिदें, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अलग कर दिया। यानी वो चाहते थे कि उनके राज्य में सभी धर्म, सभी जाति, सबके लोगों को समान अवसर मिले और सब चैन से रहें। जैसा अभी भी बहुत सारे मुस्लिम बाहुल्य देशों में भी हम देखते हैं
जैसा हम बहुत सारे सभ्य देशों में देखते हैं, हम भारत में भी देख रहे हैं, हमने देखा है। तो ये जो पूरा का पूरा जो सोशल फैब्रिकेशन था, इस सोशल फैब्रिकेशन को तुर्की के अंदर धर्म की राजनीति ने तहस नहस कर दिया। अभी जो तुर्की के चीफ हैं, अभी देखिए इसका एक तो पहलू ये है, दूसरा पहलू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी है। यहाँ पे भी अमेरिका और इजराइल है, उस पर मैं इसके बाद आऊँगा। तो तहस नहस उसको कर दिया, ऐसे कर दिया कि एर्दोगान ने अपने आप को मुसलमानों की पार्टी बना के पेश किया और ये दिखाने की कोशिश की कि ये देश मुस्लिम बाहुल्य देश है, तो ये देश उसी नियम से चलेगा, उसी कुरान के गाइडलाइन से चलेगा। यानी कमाल अतातुर्क ने, जिन्होंने तुर्की की, आधुनिक तुर्की की स्थापना की थी, उन्होंने सारा शरीयत वरीयत सब अलग करके और एक न्यूट्रल डेमोक्रेटिक सेकुलर कानून बनाया था, सेकुलर देश बनाया था। ये आए और इन्होंने वहाँ का, उनका हिंदू राष्ट्र समझ लीजिए ऐसा कि बनाने की कोशिश की। तो जब आप ऐसी कोई व्यवस्था बनाते हैं तो उसमें जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। अल्पसंख्यक कौन है? तुर्की के अल्पसंख्यक हैं कुर्द। कुर्द तुर्की के ही अल्पसंख्यक नहीं हैं, वो सीरिया में भी काफ़ी संख्या में हैं और वो इराक में भी काफ़ी हैं। इन लोगों ने अपनी एक कुर्दिश लेबर पार्टी बनाई हुई है, वर्कर्स पार्टी। और ये लोग जो है लंबे समय से पूरी दुनिया में एक मांग करते रहे हैं कि कुर्दों का अपना एक देश होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे एक बीच में मांग उठी थी कुछ समय पहले खालिस्तान वाली, कुछ लोग उसको फिर से चर्चा में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये जो है पहचान के आधार पर, धार्मिक पहचान के आधार पर देश बनाने की, जैसे जिन्ना साहब ने मांग उठाई थी, एक कामयाब हो गए, चूंकि अंग्रेज़ों को ही करना था, अपने हाथ में तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे तुर्की में इन्होंने मांग की कुर्दों ने कि भैया हमको एक अलग से कुर्दों का देश दे दो, सीरिया का कुछ हिस्सा, इराक का कुछ हिस्सा और तुर्की का हिस्सा, जिसको वो अपना देश मानते हैं। लेकिन उनको दुनिया में किसी ने भी इस मामले में, किसी भी देश ने उनको साथ नहीं दिया। वो लोग अपना संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे और आखिर में उनका एजेंडा थोड़ा माइल्ड हुआ। और अब वो तुर्की के अंदर, अगर सिर्फ तुर्की वाले हिस्से पे आए तो तुर्की के अंदर एक स्वायत्त व्यवस्था चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुर्की में रहने वाले कुर्दों को वो ही अधिकार मिलें जो कि अधिकार तुर्की में रहने वाले बाकी मुसलमानों को हैं, तुर्कों को हैं कहें तो वो अधिकार क्या है? वो अधिकार है सांस्कृतिक आधार, भैया वो अपने रीति रिवाज वगैरह का पालन कर सकें, उनको रोक दिया गया है। इसके अलावा उनके बहुत सारे पॉलिटिकल अधिकार, उनकी भाषा में शिक्षा देना लेना भी गैरकानूनी कर दिया गया है। तो ये जो एर्दोगान हैं ये लगातार तुर्कों को उधर दमन करने में लगे हुए हैं। और वो तुर्क जो हैं वो अपनी जो स्वायत्तता की आवाज़, या कहें कि अपनी पहचान की लड़ाई, अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई, अपनी सभ्यता को बचाने की लड़ाई, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा बहक जाएगा क्योंकि लंबा लंबा इसमें इतिहास है, कैसे कब उनकी पहचान हुई, कैसे उनको लगा कि मेरा देश होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये हुआ कि इन्होंने अपनी जो धार्मिक राजनीति है उसमें यजीदी और उसमें कुर्दों के साथ अन्याय हो गया, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में शिया और सुन्नी ही शक्तिशाली हैं, कहीं पे सुन्नी है, कहीं पे शिया है। एक ईरान का भी एक हिस्सा कुर्द मांगते रहे। तो हुआ ये कि सीरिया की जब लड़ाई हो रही थी तो ये कुर्द जो हैं, जो अपनी स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संप्रभुता, स्वायत्तता वगैरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उचित अधिकार तुर्की के अंदर पाने की अब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इन लोगों को जब सीरिया में ही अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे तो बड़ी संख्या में इनको हथियार दे रहा था अमेरिका, ताकि वो सीरिया में अपना युद्ध जारी रख सकें। नेटो जो है उसका तुर्की मेंबर है और आज से नहीं है, शुरू से वो अपने आप को एक यूरोपियन देश मानता रहा है। तो नेटो का मेंबर होने के नाते तुर्की को ये बात अखरी
कि जो लोग कुर्द, जो लोग तुर्की के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको ये हथियार दे रहे हैं। यानी अब इसको अगर हथियार मिलेंगे तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उन्होंने किया भी, लेकिन अमेरिका के अपने खेल था। वो कुर्दों को हथियार देके, जैसे उसने अफ़गानिस्तान में खूब सारे हथियार दिए, किनको? आतंकवादियों को, या कहें उग्रवादियों को, जिनमें तालिबान भी हैं और उससे पहले वाले भी हैं। और वो लोग जो हैं बाकायदा उनको स्टिंगर मिसाइल तक दी, जो कंधे पे रख के आप हवाई जहाज पे मिसाइल चला सकते हो। वो मिसाइल अमेरिका ने उस दौर में दे दी थी अफ़गानिस्तान के लोगों को। क्यों? क्योंकि वो उनको रूस के खिलाफ लड़ाना चाहता था। और आखिर में उनके पास जब ताकत आ गई तो उन्होंने उसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ ही कर दिया था, ये हम सब जानते हैं। तो इन्होंने जम के वहाँ पर हथियार दिए। दूसरा, तुर्की के साथ एक और दगा किया। तुर्की को जो हवाई सुरक्षा देने का वादा था नेटो देश होने के नाते, उसको अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया। अब आप समझिए, इजराइल ने तुर्कों को, वो माफ कीजिए, कुर्दों को एक अलग राज्य बनाने की उनकी मांग पर समर्थन किया। अब यहां पर कहानी दूसरी शुरू होती है। दूसरी तरफ ये जो अर्दोगान साहब हैं, ये पाकिस्तान हो या दूसरे अफ़गानिस्तान हो, इन सब चीज़ों को लेकर, यहाँ तक कि कश्मीर पे भी वो जो वहाँ पृथकतावादी लोग हैं उनका समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनके सुन्नी जो मुसलमान हैं उनका नेता अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एर्दोगान की जो स्थिति है वो ये है कि वो है तो नेटो का मेंबर, लेकिन अमेरिका से खिन्न है और पश्चिम से खिन्न है। अब आते हैं एक मौके पे, किस मौके पे ये आतंकवादी हमला हुआ। कुर्दों की ये मांग तो चली आ रही है, वो संघर्ष भी कर रहे हैं। अचानक कुर्दों को क्या सूझा कि इस हमले को किया जाए। तो अब आप चलिए ब्रिक्स सम्मेलन पे। वैसे तो ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो 5 देशों के नाम के पहले अक्षर से जोड़कर बना है। ब्राज़ील, और आपका उसमें भारत भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश जो हैं मिलके ब्रिक्स बनाते हैं। लेकिन अब उसमें बहुत सारे दूसरे देश भी शामिल होंगे। और इस बार जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, जो रूस ने आयोजित किया, वहाँ पे दुनिया के 28% जो ज़मीन है उस पे राज करने वाले जो देश हैं उन्होंने हिस्सा लिया। और करीब 44% जनसंख्या दुनिया की, उसके प्रतिनिधि ब्रिक्स में हिस्सा लेने गए। 44%। ब्रिक्स से समिट में इन देशों के हिस्सा लेने का एक संदेश और भी है कि जिस रूस को तुमने बिल्कुल अलग थलग करना चाहा था, वो रूस इतनी बड़ी ताकत बन गया जिसका तुमने दुनिया भर पे सैंक्शन लगा देंगे, बहिष्कार, ये सब बातें कर रहे थे, उसके साथ में इतने सारे देश खड़े हो गए। अब ये जो देश खड़े हुए हैं, इनके खड़े होने का एक मतलब है। मतलब यह है कि इन देशों के खड़े होने का मतलब यह है कि आज जब आपने रूस को इतना पीनलाइज किया, सोचा कि ये बर्बाद हो जाएगा, वो रूस एक बड़ी चुनौती बन रहा है। दुनिया की आधी आबादी करीब करीब उसके साथ खड़ी हुई है। और तुर्की का जो रोल है एर्दोगान का, वो रोल एक तरह से बैलेंसिंग रोल हो गया है। और काफ़ी हद तक उसका रुझान, अमेरिका ने जब उसका दिल तोड़ा, उसको धोखा दिया। भाई नेटो में जो एक नेटो देश है, उनके बीच में जो कमिटमेंट है वो यही है कि अगर एक देश के खिलाफ कोई युद्ध छिड़ेगा तो उसे सभी नेटो सदस्यों के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। सिंपल सा कानून है। लेकिन यहाँ इन्होंने तुर्की की हवाई सुरक्षा हटा ली। तो लंबे समय से एर्दोगान घुटन महसूस कर रहे हैं। उसकी दूसरी वजह यह भी है कि वो जिस तरह से अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, वो उसमें भी कहीं ना कहीं पश्चिम आड़े आता है। तो एर्दोगान की भूमिका इसलिए भी अहम है कि जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो एक अकेला न्यूट्रल फैक्टर वो था कि नाटो का मेंबर भी था और रूस का दोस्त भी था। यही वजह थी कि जब यूक्रेन से अनाज, हम चर्चा कर चुके हैं यहाँ पे, जब यूक्रेन से अनाज
काला सागर के ज़रिए पूरी दुनिया को भेजे जाने की बात आई, क्योंकि यूक्रेन ने अनाज पैदा कर लिया। वहाँ अनाज पड़ा पड़ा सड़ रहा है क्योंकि वो दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यूक्रेन है और उसके बाद नंबर रूस का आता है। कभी रूस नंबर 1 हो जाता है, कभी वो हो जाता है। तो वो अनाज जाएगा तो टर्की जाएगा, टर्की में जांच होगी एर्दोगान के देश में, या वहाँ पे जो खाली जहाज आएंगे वो टर्की से होके जाएंगे। इतना भरोसा रूस भी टर्की पे करता है। तो अब आप समझिए कि ये जो एक इकट्ठा हो रहा है, ताकत बन रही है रूस के आसपास, उसमें मेरा दोस्त दूसरे के साथ कैसे चला गया। तो टर्की को लेकर एक इस तरह की ज़बरदस्त नफरत और गुस्सा अमेरिका के अंदर है कि ये तो हमारे नाटो का मेंबर है, ये रूस के साथ क्यों जा रहा है, पहली चीज़। दूसरा ये कि ये जो है बार बार हमको आंखें क्यों दिखा रहा है। तो अगर मैं किसी एक हथियारबंद मिलिशिया को, जो हथियारों से संघर्ष करने वाली संगठन है, संस्था है, भले वो कुर्द हैं, उनको मैं सहायता दे रहा हूँ, तो मैं तुर्की को संदेश दूंगा, देखो भाई संभल जाओ, वरना फिर तुम्हारे देश में अशांति शुरू करवा देंगे। काफ़ी समय से शांति में बैठे हुए हो। बीच में एक बार तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश भी हुई थी, बच गई है, जनता ने बचा दिया। इन्होंने वहाँ पर पता है आर्मी का भी इस्लामीकरण किया है एर्दोगान ने, धार्मिक राजनीति। इन्होंने वहाँ पे जितने कोर्ट अदालतें, उसके अंदर भी भगवाकरण कर दिया, मतलब उनके लिए इस्लामीकरण कर दिया। क्योंकि भारत से आप देखिए कितनी चीज़ें मिल रही हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इजराइल को भी ये बात अखर रही है, क्योंकि इन देशों ने इकट्ठे होकर इजराइल के खिलाफ बयान दिया है कि आप नरसंहार चुपचाप से बंद कर दीजिए तुरंत। यानी कि दुनिया की 48% आबादी को आप प्रतिनिधित्व करने वाले देश, जिसमें चीन जैसा पावरफुल देश है, भारत जैसा देश है, रूस जैसा देश है, ब्राज़ील जैसा देश है, और उसमें तुर्की बुर्की जैसे लोग भी शामिल हो गए। तुर्की एक तरह से क्षेत्रीय ताकत बनता जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो तुर्की को सलाम करता है। अभी बीच में देखा आपने, भारत से जब झगड़ा हुआ था तो मईजू भी वहीं पहुंच गया था, आपने याद कीजिए। तो वो जो पावर बनता जा रहा है वो भी इसमें शामिल है, और ये सब लोग मिलकर इजराइल की निंदा कर रहे हैं, फिलिस्तीन को समर्थन दे रहे हैं। तो इजराइल को भी सुलगा हुआ था कुछ अंदर से। तो ये भी माना जा रहा है कि जो ये हमला हुआ, आतंकवादी हमला, इसके पीछे कुर्दों का सांस्कृतिक आंदोलन, कुर्दों का भौगोलिक संप्रभुता का आंदोलन, और उससे भी ज़्यादा अपना तुर्की के अंदर स्वायत्तता का जो आंदोलन है, उस आंदोलन के पीछे जो अमेरिका का गेम है, इजराइल का गेम है, दूसरे देशों का गेम है। इन लोगों ने अपनी चिढ़ मिटाने के लिए तुर्की पर ही आतंकवादी हमला कराया। एक असेसमेंट ये भी, और कम से कम मेरा तो यही है जो मुझे लगता है। लेकिन जो भी है, ये एक अपने आप में बड़ा संदेश है जो हमको ये बताता है कि दुनिया में आतंकवाद को जो लोग कह रहे हैं आतंकवाद है, कभी ठंडे दिमाग से सोचें कि जिनको आप आतंकवादी कहते हो, जिनको आप कुचलने की बात करते हो, क्या वो अपने खुद के ब्रेन से काम करते हैं। आज हम देख रहे हैं खालिस्तान का आंदोलन भारत में करीब करीब ख़त्म हो चुका था। पंजाब के आदमी को आप कोने में ले जाके पूछिए कि भैया खालिस्तान बनाना चाहते हो, कहेगा भैया माफ़ करो हमको, अगला रास्ता नापो। के लोग आक्रांत हैं और इस बात से डरे हुए हैं कि ये दोबारा से खालिस्तान की मांगें क्यों उठने लग गई। उन्हीं मांगों को कनाडा हवा दे रहा है, उन्हीं चीज़ों को अमेरिका हवा दे रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे दूसरे देश को बांटने की जो मांगें उठ रही हैं, उनको तुम समर्थन कर रहे हो। कश्मीर में जो आंदोलन है उसकी मांगें सही हैं, गलत हैं, इस पे बहुत सारी बहस लगातार होती रहती है। लेकिन कश्मीर पे ये सच है ना कि वहाँ जो भी उग्रवादी और आतंकवादी हैं वो भारत के लोग तो नहीं है ना, उन लोग को पाकिस्तान ही बढ़ा रहा है ना। तो जो लोग देखने में हमको लगता है कि ये आतंकवादी हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर नहीं हैं, वो स्टेट एक्टर ही हैं। उनके पीछे कोई ना कोई देश है, कोई सरकार है, यानी उस बवाल की जड़ भी स्टेट है, राज्य है, सत्ताधारी संगठन हैं, सत्ताधारी लोग हैं। अफगानिस्तान ने इतने साल तक झेला तो सत्ताधारियों के कारण झेला। कभी रूस के सत्ताधारियों ने वहाँ के उग्रवादियों को समर्थन दिया, मुजाहिदीन थे पहले, फिर ये तालिबान आए, और कभी अमेरिका ने दिया।
आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, जितने सेपरेटिस्ट हैं उनके पास जो हथियार आ रहे हैं, देखिए आप ये देख लीजिए हिजबुल्लाह को कहाँ से मिल रहा है, ईरान से मिल रहा है। तो अगर आप उसको आतंकवादी मानते हैं तो वो नॉन स्टेट एक्टर है क्या? नहीं, स्टेट एक्टर है, क्योंकि वहाँ उसके पीछे कोई राज्य है। हूती, उनको भी पीछे से मिल रहा है और हमास को भी पीछे से मिल रहा था। उधर ये कुर्दिश जितने भी हैं इनको मिल ही रहा है। तो कुल मिला के पूरी दुनिया में जितना आतंकवाद है उनके पीछे भी ये देश ही हैं, बड़े बड़े देश। तो अगर आपको इस समस्या को हल करना है तो इन बीमारियों को ठीक करना पड़ेगा जो सत्ताधारियों के दिमाग में सड़ रहे हैं। मेरे देश के नज़रिए से अगर आप देखें तो वही धार्मिक राजनीति, वही जुडिशरी का धार्मिककरण, वही मिलिट्री का धार्मिककरण, दोबारा से सरकार का धार्मिक हो जाना, तरह तरह की चीज़ों में सरकार का शामिल हो जाना। आप सेंगोल वाला देख लीजिए, मोदी जी का संसद भवन का जब भूमि पूजन हुआ था तो तब वहाँ पर भी भाई सभी धर्मों को शामिल होना चाहिए ना। अभी मंदिर बन रहा है तो वहाँ जा रहे हैं प्रधानमंत्री इस देश के। भाई अगर ये सेकुलर देश है तो सब जगह जाओ, सबके हो आप। तो इसी तरह का धीरे धीरे करके धार्मिककरण जो वहाँ पर हुआ, और उस धार्मिकीकरण में जो अल्पसंख्यक थे, चाहे यजीदी हों या कुर्दिश हों, कुर्द हों, उनको जिस तरह से दबाया गया वो धीरे धीरे करके इसमें कन्वर्ट हो गया। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इजराइल वाले मामले पे, लेकिन अब जो बयान आया है अमेरिकी विदेश मंत्री का, उसने बहुत तगड़े तरीके से कान झन्नाने वाला बयान दिया है नेतन्याहू के लिए। हम इस पे कई बार इस चैनल पे चर्चा कर चुके हैं, हमने बातचीत की इस पे। मैंने आपको कहा था कि ये जो तरीका अपना रहे हैं आप गाज़ा में, सब धान पसेरी कर रहे हैं, जो आप हर आदमी को हमास के कार्यकर्ता की तरह अगर बम गिरा के मारोगे तो आप एक बात याद रखना, आप एक हमास का मार रहे हो, 1000 लोग उसके साथ में खड़े कर रहे हो, क्योंकि आम जनता को उसमें आपने शामिल कर लिया। मैंने आपको बताया था फ्रांस ने किस चतुराई से वहाँ जो आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, आतंकवादियों को अलग अलग रखा, मुसलमानों को अलग रखा। सारे मुसलमानों को आतंकवादी नहीं माना, और यही वजह थी कि बाकी मुसलमानों ने भी आतंकवाद के खिलाफ समर्थन किया। भारत में भी हमने पंजाब में देखा कि हमने सारे सिखों को आतंकवादी नहीं माना, जो आतंकवादी थे उनको आतंकवादी माना। तो सिखों ने भी जो त्रस्त थे उससे सरकार का समर्थन किया। और यही गलती जो अब अमेरिका का जो रक्षा मंत्री है वो कह रहा है कि इजराइल ने की है हमास के साथ में, कि उसने वहाँ के सारे लोगों को जो इजराइल की धरती पर रहते हैं उनको हमास के बदले में सज़ा देकर अपने लिए एक बड़ा विरोध खड़ा कर लिया है, जो लंबे समय में जाके अमेरिका के लिए भी सरदर्द बन सकता है। तो धर्म की राजनीति और उसका जो दुष्प्रभाव किसी देश पर क्या हो सकता है, इसका उदाहरण हमारे सामने टर्की है, तुर्की है। टर्की है इसका नाम ऐसे हो गया, अभी ये पीछे लगा दिया टर्की के, क्योंकि भाई एर्डोगन को लगता था कि यार मैं भी कुछ नया करूं, कि मैंने ये किया था, नाम बदला था। हर आदमी चाहता है ना, इतिहास में अमर होना चाहता है। हर जो बादशाह होता है, राजा होता है, शहंशाह होता है, विश्वगुरु होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे टाइम में तो क्या लॉजिक ये निकाला कि टर्की एक पक्षी होता है। आपने देखा होगा क्रिसमस पे खाते हैं उसको पका के लोग, ईसाई लोग। तो बोले टर्की से नाम, टर्की सर्च करो तो हमारे देश का नाम आ जाता है, इसलिए आज से हमारा नाम टर्की हो गया। खैर, तो अब ये जो टर्की है इसकी जो दशा है आप देख लीजिए, और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस देश को आप ये नहीं मान सकते कि वो कोई बहुत सब कुछ है। उन्होंने मस्जिदें सरकार की तरफ से बनवा दी हैं, बड़ी बड़ी, सब कुछ कर दिया है, लेकिन उस देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लिविंग, लिबर्टी और लोगों का एक खुली हवा में सांस लेना धीरे धीरे आपने छीना। जो कमाल अतातुर्क देकर गया था वो धीरे धीरे आपने ख़त्म किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप अगर साथ हमारे आना चाहते हैं आप मेंबरशिप ले लें। नमस्कार, जय हिंद।